नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित। दो आर्टिकल्स हमारे पहले डिस्कस करने बाकी हैं, उनमें से एक हम आज डिस्कस कर लेंगे। इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस आर्टिकल को हम आज डिस्कस कर लेंगे थोड़ा डिटेल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया और चाइना के बीच एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, पिछले 9 महीनों से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तनाव था। दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने थी। पिछले साल जून में गलवान वैली में वायलेंस भी हुआ दोनों देशों की आर्मी के बीच। इंडिया की तरफ से 20 जवान शहीद हो गए और चाइना ने अभी तक ऑफिशियल फिगर रिलीज नहीं किया है कि उनकी साइड से कितनी कैजुअलिटीज हुई। तनाव देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एक अनुमान के अनुसार दोनों देशों के 50,000 सैनिक आसपास थे लद्दाख एरिया में। फ्रिक्शन देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स पर था, लेकिन मेन जो फ्रिक्शन था वो पेंगोंग सो रीजन में था। पेंगोंग सो ये लेक जो है, इस रीजन में सबसे बड़ा फ्रिक्शन था। जैसा हमने पहले काफ़ी आर्टिकल्स में डिस्कस किया था, इसमें है ये फिंगर एरिया। फिंगर मतलब ये पहाड़ की छोटी सी चोटी है। तो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 है पेंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर, यानी उत्तर के किनारे पर। पहले सिचुएशन देखो ये थी, अप्रैल से पहले की हम बात कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल से पहले की सिचुएशन ये थी, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की जाती थी। वैसे हमारी अंतिम जो पोस्ट थी पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न बैंक पर, वो इस पॉइंट तक थी, धनसिंह पोस्ट। धनसिंह थापा, इनको परमवीर चक्र मिला था 1962 की लड़ाई में। इन्होंने जो अद्भुत साहस दिखाया था, तो इनके नाम पे ये पोस्ट है। फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच धनसिंह थापा पोस्ट। यहां हमारी अंतिम पोस्ट है, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस 8वें फिंगर तक जाती थी पेट्रोलिंग करने के लिए। चाइना की बात करें, चाइना का देखो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है। यहां पे इन्होंने सड़क बना रखी है, हमने सड़क नहीं बनाई है। तो पिछले साल अप्रैल में हुआ क्या, चाइना ने यहां पे अपना कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ज्यादा ही परमानेंट, और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को फिंगर 4 से लेके आगे जाने तक वो रोकने लगे कि आप फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ऐसा चाइना ने कहा, और चाइना ने अपना यहां पे कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को एंड इंडिया की पेट्रोलिंग पार्टीज को आगे जाने से रोकने के लिए। तो यहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हो गया चौथे फिंगर के आसपास। मतलब दोनों देशों की जो मिलिट्री थी वो आमने सामने आ गई, बड़ी तादाद में टैंक्स, आर्टिलरीज और भी जो खतरनाक मिलिट्री वेपन्स होते हैं, वो दोनों देशों की मिलिट्री ने यहां पर तैनात कर दिया। फ्रिक्शन देखो सिर्फ पेंगोंग सो लेक रीजन में नहीं था। ये देखो कुछ और पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने है और एलएसी की परिसेप्शन को लेके डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, गोगरा पोस्ट एट पेट्रोलिंग पॉइंट 17A और हॉट स्प्रिंग्स एरिया नियर पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इन गलवान वैली, डेप्सांग प्लेन्स। यहां पर देखो इंडिया का एयरफोर्स का एक बेस है, दौलत बेग ओल्दी बेस, और उसी के नज़दीक दिप्सांग प्लेन्स में भी दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो आमने सामने है। देखो, इस पूरे विवाद की शुरुआत जाहिर तौर पे चाइना की तरफ से की गई थी। अब एक बात बताइए, जब पहले फिंगर 8 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, तो फिंगर 4 तक इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को रोकने का क्या मतलब निकलता है? और यहां पे एक पूरा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना, रोकना कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इस फिंगर से आगे नहीं जा सकते, जबकि पहले वो जाते थे। तो मतलब चाइना ने यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। इंडिया ने इसका जवाब दिया। जून में गलवान वैली की घटना हुई। नेगोशिएशंस में इंडिया वीक पड़ रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि चाइना की आर्मी आगे आई थी। इंडिया कन्विंस नहीं करवा पा रहा था चाइना को कि आप अपनी आर्मी को पीछे ले जाइए, क्योंकि देखो नेगोशिएशंस में आपके पास कोई लिवरेज होनी चाहिए ना, तभी तो सामने वाला आपकी बात मानेगा। आपके पास कोई पत्ता ही नहीं है खेलने के लिए,
तो सामने वाला आपकी बात क्यों मानेगा? फिर इंडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टेप खेला। इंडिया ने क्या किया, पेंगोंग सो लेक के साउदर्न बैंक में काफ़ी सारी जो ये महत्वपूर्ण चोटियां थी ना, इन पर कब्जा कर लिया। अगस्त के लास्ट की बात है, 30-31 अगस्त की। ये पेंगोंग सो लेक है और इसके साउदर्न बैंक पर रेजांगला, रेचिनला, स्पेनगुर गैप, काफ़ी सारी ऐसी चोटियों पर इंडिया की आर्मी ने कब्जा कर लिया। ये अगस्त के लास्ट की बात है। अब हुआ ये, जब इंडिया ने इतनी अच्छी अच्छी चोटियों पर कब्जा कर लिया जो पहले पूरी तरह से अनऑक्युपाइड थी, मतलब 30 अगस्त 2020 से पहले दोनों देशों में से किसी की मिलिट्री की इन चोटियों पर प्रेजेंस नहीं थी। जब देखो इंडिया ने इन चोटियों पर कब्जा कर लिया तो चाइना पूरी तरह से सकपका गया। इवन चाइना की मिलिट्री एक बार आगे भी आई थी ताकि इंडियन आर्मी को प्रेशराइज किया जा सके और उन्हें इन चोटियों से वापस भेजा जा सके। लेकिन जब चाइना की आर्मी आगे बढ़ने लगी तो जो इंडियन फोर्सेस के जवान थे इन चोटियों पर तैनात, उनके द्वारा वार्निंग दी गई, हवा में फायरिंग की गई, अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर से वायलेंस होगा। ये देखो एक प्रकार से चेतावनी थी, इंडिकेशन था कि इंडियन आर्मी अब इन चोटियों को, पेंगोंग सो लेक के साउदर्न बैंक पर ये जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोटियां थी, इनको अब इंडियन आर्मी खाली नहीं करने वाली है। साफ तौर पर इंडिया ने इंडिकेट कर दिया था चाइना की आर्मी को। उसके बाद चाइना की मिलिट्री ने कोशिश नहीं की। अब देखो हुआ ये, इंडिया ने जो इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोटियों पर कब्जा किया, पीक्स पर कब्जा किया, तो इंडिया को अब नेगोशिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड मिल गया था। अब इंडिया वाले बोल सकते थे, पहले आप नॉर्दर्न बैंक में जो 8 किलोमीटर आगे आए हो उस एरिया को खाली कीजिए, तब जाके हम इन पीक्स को खाली करेंगे। अब चाइना हमारी बात ध्यान से सुन रहा था। तो हुआ ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब हुआ ये है, चाइना और इंडिया की मिलिट्री के बीच 24 जनवरी को कोप्स कमांडर की जो बातचीत हुई थी, उसमें देखो सहमति बनी है कि सबसे पहले तनाव वैसे देखो काफ़ी सारी जगहों पर है, जैसा हमने देखा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पेंगोंग सो लेक रीजन। उसके अलावा भी और काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे गोगरा पोस्ट, देप्सांग प्लेन्स। लेकिन अभी के लिए देखो 24 जनवरी को कोप्स कमांडर्स की बातचीत में सहमति ये बनी है कि पेंगोंग सो लेक रीजन में दोनों देशों की मिलिट्री जो आमने सामने है काफ़ी सारे पॉइंट्स पर, वो पीछे जाएंगी, यानी डिसंगेजमेंट होगा। ये डिसंगेजमेंट जो होगा, देखो एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है, चाइना पहले बार बार मांग ये करता था पहले इंडिया वापस जाए, लेकिन अब ये तय हुआ है, ये जो डिसएंगेजमेंट होगा ना, ये सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट होगा। सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पहले इंडिया की आर्मी वापस जाएगी अपनी पोजीशन पर और दूसरे नंबर पे चाइना की आर्मी। जब ऐसा होता है ना, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। अब इंडिया की आर्मी वापस क्यों जाएगी? चाइना ने ऑलरेडी धोखा दिया है। हो सकता है कि इंडिया की आर्मी पीछे चली जाए और चाइना की आर्मी पीछे जाए ना, और इंडिया की आर्मी जो पोस्ट खाली करे, जो पीक्स खाली करे, वहां पे चाइना की आर्मी कब्जा कर ले। तो ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी ये हार मानी जाती है। अगर पहले कोई जाता है, मान लो पहले इंडिया की आर्मी पीछे जाती है ना, तो यूं माना जाएगा जैसे इंडिया की आर्मी ने चाइना की बात मान ली है, तो इंडिया ने चाइना के प्रेशर में आके ये बात मानी है, चाइना की डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए ये जो वर्ड है ना, सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, मतलब एक साथ दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो पीछे जाएंगी एक साथ, एक ही समय पर। और ये जो डिसएंगेजमेंट होगा, ये फेज वाइज मैनर में होगा, वेरीफिएबल मैनर में होगा कि इंडिया की आर्मी अगर पीछे गई है तो चाइना की आर्मी से वेरीफाई किया जा कर सके, और चाइना की आर्मी जो पीछे गई है उसे इंडिया की आर्मी के द्वारा भी वेरीफाई किया जा सके। तो ये जो डिसएंगेजमेंट होगा, ये फेस्ड वाइज मैनर में होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा और वेरीफाइड मैनर में होगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा, पीछे जाने का क्या मतलब है, मतलब कितना पीछे जाएंगे? देखो, पिछले साल अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन थी ना, फिर से बोलता हूं, पिछले साल अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन थी, अप्रैल से विवाद स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन पर दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने आएंगी। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, पिछले साल अप्रैल से पहले की सिचुएशन क्या थी?
देखो ये हमारी लास्ट पोस्ट है इस फिंगर एरिया में, धन सिंह पोस्ट। तो इंडिया की मिलिट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब पहले यहाँ पे थी, फिंगर 4 एरिया पर तनाव था, दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने थी। पीछे जाके इंडिया की आर्मी यहाँ पे आ जाएगी और चाइना की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे आ जाएगी फिंगर 8 पे। और फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है, अभी इस एरिया में किसी के द्वारा कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। ये देखो, Neither of two armies will patrol this region until an agreement is reached। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के एरिया के बीच किसी भी मिलिट्री के द्वारा, किसी भी आर्मी के द्वारा कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। चाइना की आर्मी फिंगर 8 तक आ जाएगी और इंडिया की आर्मी आ जाएगी धन सिंह पोस्ट तक। उसी प्रकार से साउदर्न बैंक में यानी दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की जो मिलिट्री आमने सामने थी वो भी पीछे हट जाएंगी, यानी हम ये चोटियां खाली कर देंगे। जो 31-30 अगस्त को हमने महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया था, ये जो चोटियां हैं हम वैकेंट कर देंगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों की आर्मी के बीच 24 जनवरी को। अभी फिलहाल देखो सोर्सेज का ये कहना है डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, यानी टैंक्स जो हैं वो दोनों देशों की मिलिट्री के द्वारा पीछे ले जाए जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो जाएगा पेंगोंग सो लेक रीजन में। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है, पॉइंट ये काफी सारे स्पोर्ट्स पर डिफरेंसेस थे ना। तनाव मतलब पेंगोंग सो लेक के अलावा और भी तो काफी सारे पॉइंट्स पर थे, जैसे घोघरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग एरिया, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इन गलवान वैली और दिप्सांग प्लेन्स से। क्या इन पर भी कोई डिसएंगेजमेंट हुआ है या फिर इन पर अभी भी तनाव है? इसका आंसर देखो ये है, अभी एग्रीमेंट सिर्फ पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट पर हुआ है और यह कहा गया है जैसे ही पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके 48 घंटों के अंदर अंदर दोनों देशों की आर्मी फिर से बातचीत स्टार्ट करेगी इन बचे हुए पॉइंट्स पर जो तनाव है उसको कम करने के लिए। यानी अभी फिलहाल इन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। जब पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट हो जाएगा उसके बाद इन पॉइंट्स पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत स्टार्ट होगी। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इस एग्रीमेंट का साइन होना दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में है। क्या बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व होने की दिशा में दोनों देश जल्द ही आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? देखो पास्ट में काफ़ी बार इंडिया और चाइना के बीच विवाद हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसे 2013 में, 2014 में, 2017 में भी डोकलाम विवाद हुआ था। इससे पहले भी 1986 में कई बार विवाद हो चुका है दोनों देशों के बीच। तो ये भी भविष्य के गर्भ में है, क्या ये फाइनल विवाद होगा या फिर इसके बाद भी बार बार विवाद जो हैं वो एलओसी पर होते रहेंगे। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो जाता है दोनों देशों के बीच विवाद का होना बंद हो जाएंगे। देखो ऐसी संभावना कम है क्योंकि एलओसी को लेके परसेप्शन जो है वो दोनों देशों की अलग अलग है। बट देखो डिस्प्यूट का होना एक अलग बात है, लेकिन तनाव का होना ये एक अलग बात है। अब एलएसी की परसेप्शन को लेके दोनों देशों के डिफरेंसेस हैं, ये बात तो सही है, बट तनाव जब क्रिएट हो जाता है जब दोनों देशों की मिलिट्री बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं या फिर वायलेंस हो जाता है। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, खास करके लोकल लेवल पे जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ट्रस्ट डेफिसिट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है गलवान वैली की घटना के बाद, उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करने की आवश्यकता है। दोनों देश पास्ट में किए गए एग्रीमेंट्स को माने और ये जो पॉइंट्स अभी बच गए हैं इनको लेके भी जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट हो और उसके बाद दोनों देश फिर से बातचीत स्टार्ट करें बॉर्डर डिस्प्यूट पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशंस को लेके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सेल्फ रेगुलेशन कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे देखो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अल्ट बालाजी, ये सब। अभी हुआ ये है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए एक कोड लेके आए हैं।
काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था काफ़ी बार इन OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग धर्मों के लोगों की भावनाएं जो है वो आहत की जाती हैं। इस प्रकार के बहुत आरोप इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर लग रहे थे। सरकार ने भी ऐसे सिग्नल दिए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलग से गाइडलाइंस जारी करेगी ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सके। इससे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोड लेके आती इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये OTT प्लेटफॉर्म्स खुद को ही सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कोड लेकर आए हैं। देखो, पिछले कुछ समय में इन OTT प्लेटफॉर्म्स का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तो इस वजह से सिनेमा घरों में मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो रही थी और काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ थी जो सीधे इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुई। तो सब्सक्रिप्शन बेस जो है इन OTT प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्रिएटिविटी भी वैसे काफ़ी निकल के आई है, क्योंकि मूवीज़ का तो देखो पहले सेंसर बोर्ड के रास्ते से मूवीज़ को होके गुजरना होता है, तब जाके मूवीज़ रिलीज़ होती हैं। लेकिन चूंकि इन OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रोग्राम्स को, वेब सीरीज़ को पहले सेंसर बोर्ड से होके नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए ज़्यादा ऑटोनमी है इन प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी वेब सीरीज़ को लेके। जैसे गालियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो गालियां हैं आमतौर पे मूवीज़ में बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन वेब सीरीज़ में ऑलमोस्ट हर एक वेब सीरीज़ में आपको गालियां देखने को मिलेंगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं पिछले कुछ समय में, जिसके काफ़ी रीजंस हैं, जैसे ओरिजिनल कंटेंट, हाई वैल्यू कंटेंट एट लो कॉस्ट, कंपैटिबिलिटी विद मल्टीपल डिवाइसेस। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो OTT प्लेटफॉर्म्स अपने लिए जो ये सेल्फ रेगुलेशन का कोड लेके आए हैं, इन्होंने ये कोड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडेंस में रिलीज़ किया है। और ये कोड जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक जो कमेटी गठित की गई थी 2016 में श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में, उस कमेटी की जो एसेंस हैं, उस कमेटी के जो पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो सेल्फ रेगुलेशन कोड लाया गया है। क्या कहा था श्याम बेनेगल ने 2016 में अपनी कमेटी में? श्याम बेनेगल ने यह कहा था कि देखो, आप एज वाइज कंटेंट को डिसएग्रीगेट कर सकते हो। जैसे ऑब्सिनिटी है, अश्लीलता है, उसके लिए आप एज लिमिट रख सकते हो कि इस एज के ऊपर के जो लोग हैं वो ये मूवीज़ देख सकते हैं। अदरवाइज सीन्स को हटाना पूरी तरह से या फिर कोर्ट के द्वारा मूवीज़ को बैन करना ये सही नहीं है। श्याम बेनेगल ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा था कि ये व्यूअर्स की चॉइस पे छोड़ देना चाहिए, उन्हें क्या देखना है, उन्हें क्या नहीं देखना है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट की जो एसेंस थी उसको फॉलो किया गया है अब OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनी सेल्फ रेगुलेशन कोड में। अब देखना ये होगा सरकार का क्या स्टैंड रहता है इस सेल्फ रेगुलेशन कोड पर। क्या सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स के इस सेल्फ रेगुलेशन कोड को मानती है या फिर नहीं मानती है? हाल ही में आपको याद होगा अमेजॉन प्राइम की तांडव वेब सीरीज को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था और यूपी MP समेत कुछ और स्टेट्स में भी FIR दर्ज की गई तांडव मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स के अगेंस्ट। लास्ट में आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स अपना जो ये सेल्फ रेगुलेशन कोड लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि इनके कंटेंट से कोई मेजर इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई हो। कहीं कहीं पर कुछ वेब सीरीज़ के अगेंस्ट आउटरीच देखने को मिला और सरकार ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस आउटरीच को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसीलिए सरकार को लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको पूरी तरह से खुला छोड़ना सही नहीं है, इससे नुकसान भी हो सकता है। सरकार ने ऐसे सिग्नल दिए थे और सरकार इनको रेगुलेट करने के लिए कोड लेके आती उससे पहले ही ये OTT प्लेटफॉर्म्स अपने सेल्फ रेगुलेशन के लिए कोड लेकर आ गए हैं। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो अगर पूरी तरह से किसी मूवी को, वेब सीरीज़ को बुरी तरह से सेंसर किया जाता है, बहुत सारे सीन्स को हटा दिया जाता है, तो ये लिबरल सोसाइटी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। और कई बार ऐसा होता भी है, जैसे सेंसर बोर्ड में जिस पार्टी की सरकार होती है
उसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले बंदे होते हैं सेंसर बोर्ड में, तो वो कई मूवीज़ में से उन सीन्स को हटा देते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है। वही बात कि जनता की चॉइस पे छोड़ देना चाहिए कि जनता क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती है। अब होना ये चाहिए, ये जो पुलिस अप्रोच है कि विभिन्न वेब सीरीज पर केस कर देना, इससे फिर देखो मूवीज़ में इनोवेशन नहीं आएगी, फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। करना ही है तो आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी का निर्माण करना चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोग हों, और वो बॉडी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि जिसको सरकार अपनी तरफ से हटा ना सके। कुछ बॉडीज होती है ना, बिल्कुल ऑटोनोमस होकर काम करती हैं, जो सरकार के कहने पर काम नहीं करती हैं। तो वो बॉडी पूरी तरह से ऑटोनोमस होनी चाहिए, सरकार के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए उस बॉडी के मेंबर्स को हटाने की। वो बॉडी के मेंबर्स ही मिलकर डिसीजन ले, और ऐसी बॉडीज के ऊपर छोड़ देना चाहिए डिसीजन कि कौन सी वेब सीरीज जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और कौन से के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, और ये OTT प्लेटफॉर्म्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। ये सारे डिसीजन अगर इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा लिए जाएंगे, जिसको इम्पीच नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा, फिर रेगुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया OTT प्लेटफॉर्म्स के सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।